चलिए हमने यहाँ पर देखा इंटरेक्शन कर्व का हमने सिग्निफिकेंस समझा, ठीक है, मतलब उसका मीनिंग क्या है, वो कर्व का बेसिकली बताना क्या चाह रहा है, हमने उसका जो आप कंसेप्ट हमने उसके बारे में बात किया। हमने ये आपको मैंने नहीं बताया कि वहाँ से आपको चीज़ें आपको कंक्लूजन क्या निकालना है, तो मैंने आपको बताया कि जब मैं डिजाइनिंग जब आपको बताऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि वहाँ से हमें क्या चीज़ें हमें लेनी है, उसकी कौन सी वैल्यू हमें लेनी है, तो वो अपन पढ़ेंगे डिजाइनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि डिजाइन ऑफ एक्चुअली लोडेड कॉलम subjected to यूनिएक्सियल बेंडिंग मोमेंट, उसके अपन डिजाइनिंग के बारे में समझते हैं, ठीक है, कि यहां से आपको क्या चीजें निकालनी है। चलिए तो अपन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं गिवन क्या क्या रहेगा। आपको यहाँ कॉलम का डायमेंशन पता होगा, ठीक है, कॉलम का डायमेंशन आपको दे देगा कि एक कॉलम में इतने बाय इतने का, उसमें मेनली डिजाइन करना है, मतलब आपको बताना है कि वहाँ पर रीइंफोर्समेंट आप कितना डालेंगे, ठीक है, मतलब वहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट आप डालेंगे वो कितना डालेंगे। यहाँ पर आपके पास कॉलम का आपके पास डायमेंशन यहाँ पर ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ B/D आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी भी गिवन होगी, और यहाँ पर आपके पास जो अल्टीमेट मोमेंट जो आपके पास आ रहा है MU, ठीक है, जो डिजाइन मोमेंट आपके पास जो आ रहा है MU, वो भी आपको क्या होगा यहाँ पर गिवन होगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको क्या होगी यहाँ पर आपके पास गिवन होगी। आपको यहाँ पर करना है इसका डिजाइन करना, मतलब रीइंफोर्समेंट आप कैसे निकालेंगे वो मैं निकालना समझा रहा हूँ, क्लियर है, वो मैं निकालना समझा रहा हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको जैसे बताया था, हम क्या देखते थे, हम पहले आइडेंटिफाई करते थे कि वो आपके पास शॉर्ट कॉलम है कि नहीं है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग द कॉलम, ठीक है, क्योंकि हम पूरी एनालिसिस किस पे कर रहे हैं, शॉर्ट कॉलम पे कर रहे हैं। तो मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा आपके पास, L इफेक्टिव अपॉन B या फिर D। उसकी वैल्यू आप देख लेना, आपके पास लेस देन इक्वल टू 12 आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर लेस देन इक्वल टू 12 आएगी मतलब वो क्या आपके पास शॉर्ट कॉलम है, ठीक है। L इफेक्टिव लेंथ वगैरह भी आपके पास गिवन होगी, ठीक है, वो सब भी आप देख लेना। और अगर लेंथ वगैरह गिवन नहीं है तो ये सब छोड़ देना, आप पहले से अज्यूम कर लेना कि वो क्या आपके पास शॉर्ट कॉलम है, ठीक है। लेकिन अगर लेंथ ऑफ द कॉलम दी है तो आप वहां पर पहले चेक कर लेना कि वो आपके पास शॉर्ट कॉलम है कि लॉन्ग कॉलम है, ठीक है। नहीं दिया होगा तो छोड़ देना फर्स्ट स्टेप। सेकंड में अपन आते, हम क्या करेंगे, मिनिमम एसेंट्रिसिटी हम निकाल लेंगे। मिनिमम एसेंट्रिसिटी ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसी कारण उतना ज़्यादा डीप में अपन जाएंगे नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं ई मिनिमम की बात करूँ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, L0/500 प्लस B और D अपॉन 30 और 20 mm। देख चुके हैं हम ये सब भी, ठीक है, हमें आता है ये सब कैसे निकालना है, ये सब हम पता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप निकालोगे मिनिमम आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर MU मिनिमम की बात कर रहा हूँ, वो कितना हो जाएगा आपके पास, PU इंटू ई मिनिमम, चाहे वो X हो चाहे वो Y हो, ठीक है, X एक्सिस में हो चाहे वो Y एक्सिस में हो, आप निकाल लेना। जो भी आपके पास मैक्सिमम रहेगा X एक्सिस में होगा तो आप कौन सा रखोगे, ठीक है। अगर आप X एक्सिस निकालना चाहोगे, ये क्रॉस सेक्शन है आपके पास, ठीक है, दिस इज योर B एंड दिस इज योर D। अगर मैं बोल रहा हूं कि आप X एक्सिस रखना चाह रहे हो या फिर Y एक्सिस रखना चाह रहे हो, तो X एक्सिस में आप क्या कौन सी वैल्यू रखोगे, आप D की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ई मिनिमम XX निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्या पुट करूंगा, मैं D, क्योंकि X एक्सिस किसको कट कर रहा है, यहाँ पर डेप्थ को कट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखूंगा, D की। सिमिलरली अगर मैं ई मिनिमम YY निकाल रहा हूँ तो YY एक्सिस किसको कट कर रहा है, यहाँ पर B को कट कर रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या पुट करूंगा, मैं B को वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। तो आप ई मिनिमम XX और ई मिनिमम YY आप निकाल लेना। सिमिलरली आपके पास बेंडिंग मोमेंट आप जो मिनिमम निकालोगे वो भी आप क्या चाहो तो XX और YY के टर्म्स में आप निकाल सकते हो, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट आप XX और YY के टर्म्स में आप निकाल लेना। दोनों में जो भी आपके पास वैल्यू बड़ी होगी या फिर दोनों वैल्यू को आप कंपेयर कर लेना, MU मिनिमम की XX की वैल्यू कितनी आ रही है और MU मिनिमम YY की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लिए, मिनिमम बेंडिंग मोमेंट आपने निकाल लिया। तो मिनिमम एसेंट्रिसिटी से आपने क्या किया, यहाँ पर मिनिमम आपने क्या निकाल लिया, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट आपने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। PU तो ऑलरेडी गिवन था, ई मिनिमम भी हमने निकाल लिया है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेप नंबर 3 की, ठीक है। अपन बात करते हैं यहाँ पर स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं।
स्टेप नंबर 3 में मैं आपको बोला हूं कि आपको कंपेयर करना है आपको बेंडिंग मोमेंट, कंपेयर बेंडिंग मोमेंट्स। ठीक है, कौन से बेंडिंग मोमेंट को आपको कंपेयर करना है कि आपके पास ये वाला जो mu मिनिमम है अगर वो लेस देन है, ठीक है, या फिर मैं बोल रहा हूं आपके पास mu मिनिमम है वो ग्रेटर देन है आपके पास mu से। ठीक है, mu मिनिमम क्या है आपके पास, mu से आपके पास ग्रेटर देन, मतलब मान लीजिए आपके पास यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आया आपके पास 50 किलो न्यूटन मीटर और यहाँ पर मिनिमम आपके पास जो आ रहा है वो आपके पास आया 80 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये वाला टाइप 1 वाले कॉलम से ही आप डिजाइन कर लेना, टाइप 1 वाले कॉलम से ही आप क्या कर लोगे, डिजाइन कर लोगे। मतलब इसके पहले वाले जो इफेक्ट मैंने आपको बताया था डिजाइनिंग, उसमें आप इंटरैक्शन कर्व वगैरह ये सब के बारे में जाने ही मत, आप कहाँ पर आ जाना सीधा, हमने पहले जैसे पढ़ा था ना, मोमेंट को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। टाइप नंबर 1 मतलब डिजाइन ओनली फॉर एक्सियल लोड, डिजाइन ओनली फॉर एक्सियल लोड, डिजाइन ओनली फॉर एक्सियल लोड। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसको ऐसे मत लिखो, मैं बोल रहा हूँ mu इज लेस देन mu मिनिमम। ठीक है, mu इज लेस देन mu मिनिमम, तो आप सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करोगे, एक्सियल लोड के लिए आप क्या कर लोगे, डिजाइन कर लोगे। क्यों, क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं, मिनिमम एसेंट्रिसिटी के इफेक्ट को हम कंसीडर कर लेते हैं। मतलब पीयू की वैल्यू कितनी हो जाएगी वहां पर, पीयू की वैल्यू हम जहां से लेते हैं 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू AS। तो हमें यहाँ पर पीयू तो गिवन है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पीयू गिवन है। अब क्या कर लोगे, यहाँ पर AC के लिए हमें ग्रॉस एरिया भी हमें पता है, क्रॉस कॉलम का डायमेंशन पता है, तो वहां से आप एरिया ऑफ स्टील आप निकाल लोगे। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील क्या कर लोगे, आप निकाल लोगे। क्लियर। दूसरी चीज मैं आपको बताया कि आपके पास, हालांकि ये वाली कंडीशन आपको मिलेगी नहीं कभी। सेकंड कंडीशन क्या है, हमारे पास mu जो है वो ग्रेटर देन है किससे, mu मिनिमम से। mu जो है वो क्या है आपके पास, ग्रेटर देन है mu मिनिमम से। तो यहां पर आप बोलोगे कि कॉलम इज सब्जेक्टेड टू, कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड एंड यूनी एक्सियल बेंडिंग मोमेंट, एंड यूनी एक्सियल बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यूनी एक्सियल बेंडिंग मोमेंट क्यों है, बाई एक्सियल क्यों नहीं है, तो वहां पर दोनों कंडीशंस आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने यहां पर निकाला mu मिनिमम xx आपने निकाला और यहां पर आपने निकाला mu मिनिमम yy। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन में भी आपको दो मोमेंट गिवन है, mu x गिवन है और mu y गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में भी आपको दो मोमेंट गिवन है, mu x और mu y। फॉर एग्जाम्पल आपके पास mu x जो है वो ग्रेटर देन है mu मिनिमम xx से। ठीक है, लेकिन आपके पास जो mu y जो है वो लेस देन है किससे, mu मिनिमम yy से। तो यहां पर आप देख रहे हो कि सिर्फ एक ही जो मोमेंट है वो मिनिमम वाले से ज्यादा है, दूसरा वाला मिनिमम के अंदर ही आपके पास आ गया है। तो यहां पर इस कंडीशन के लिए क्या होगा, हमारे पास एक्सियल लोड प्लस यूनी एक्सियल बेंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। यूनी एक्सियल बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। नहीं तो फिर अगर आपको x और y के टर्म्स में नहीं दिया है, सिर्फ आपको एक ही आपके पास बेंडिंग मोमेंट दिया है, तो आप सिर्फ यहीं से देख लेना कि आपके पास जो मोमेंट आपको गिवन है वो मिनिमम से ज्यादा है कि नहीं है। मिनिमम के इफेक्ट मिनिमम बेंडिंग मोमेंट से भी ज्यादा आ गया तो मतलब हमें वहां पर उस बेंडिंग मोमेंट को लेके हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मिनिमम से अगर कम आ गया तो मतलब ये मिनिमम वाला तो हम ऑलरेडी यहाँ पर कंसीडर कर लिए ना। मिनिमम किसके कारण आया, ई मिनिमम के कारण। ई मिनिमम का जो इफेक्ट है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर 90% लेके हमने यहाँ पर रिड्यूस कर दिया था 10% से, 90% ही हमने वहाँ पर इफेक्ट लिया था। तो mu मिनिमम तक का आपके पास जो मोमेंट है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट, मिनिमम बेंडिंग मोमेंट वाला जो था पैरामीटर, वो हमने टाइप 1 वाले कॉलम में हमने क्या किया था, उसके इफेक्ट को हमने वहाँ पर ले लिया था। ठीक है, मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी बताया मैंने, 80 बताया, तो 80 तक के इफेक्ट को हमने यहाँ पर 10% रिड्यूस करके इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, वहाँ पर सेटिस्फाई करवा दिया। तो 80 से नीचे जितना भी मोमेंट आएगा हमारा ये वाला फॉर्मूला इज इनफ फॉर दैट। लेकिन अगर 80 के अबव आ गया, 100, 150 ऐसे टाइप का मोमेंट आपके पास आ गया, एक मैं रफ एग्जांपल दे रहा हूँ ना, इस वैल्यू से क्या हो गया आपके पास ज्यादा आ गया, तब आपके पास ये वाला वैल्यू क्या करेगा, होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ मिनिमम एसेंट्रिसिटी के इफेक्ट को ही कंसीडर कर रहे हैं और मिनिमम एसेंट्रिसिटी के कारण ही मिनिमम क्या आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। लेकिन हमारे पास बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आ गया मिनिमम बेंडिंग मोमेंट से, तब हमें टाइप 2 वाला जो कॉलम है, टाइप 2 या टाइप 3 वाला जो हो गया, वैसे वाले कॉलम को हमें वहां से डिजाइन करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हमें यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा स्टेप नंबर 3 में। ठीक है,
और अगर आपके पास दो बेंडिंग मोमेंट आ रहे हैं तो आप दोनों एक्स एक्स और एफ वाई वाई के टर्म्स में एम यू मिनिमम निकाल लेना। अगर एक बेंडिंग मोमेंट ही आपके पास बड़ा हुआ तो वो क्या हो जाएगा आपके पास यूनी एक्शियल क्या हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। अगर आपके पास दोनों बड़े हो गए तो वो कैसा हो जाएगा बाई एक्शियल हो जाएगा। उसके बारे में अपन बात करेंगे ना आराम से। अभी मैं क्या बता रहा हूँ अभी मैं बता रहा हूँ यूनी एक्शियल बेंडिंग मोमेंट। क्लियर? तो स्टेप नंबर 3 समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ हमारे पास कंडीशन कौन सी आ गई है, हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई एम यू इज ग्रेटर देन एम यू मिनिमम। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपके पास मिनिमम वाला हमारे पास जो एसेंट्रिसिटी था उसके इफेक्ट को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। अब मेरे पास पी यू तो था ही था, साथ ही साथ क्या आ रहा है हमारे पास एम यू भी आ रहा है जो कि मिनिमम से भी ज़्यादा है। मतलब वाले फॉर्मूले को मैं 10% रिड्यूस करके मैं करूँगा तो भी वो सफिशिएंट नहीं है इतना बेंडिंग मोमेंट लेने के लिए। तो हमें यहाँ पर डिज़ाइन करना पड़ेगा कॉलम को बेस्ड ऑन यूनी एक्शियल बेंडिंग मोमेंट, बेस्ड ऑन यूनी एक्शियल बेंडिंग मोमेंट। तो कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने आपको बताया था क्या, इंटरैक्शन कर्व। ठीक है, ऐसी वाली कंडीशन के लिए मैंने आपको समझाया था क्या, इंटरैक्शन कर्व। तो यहां पर अगर मैं बात करूं स्टेप नंबर 4 की, यहां मैं बात करूं किसकी, स्टेप नंबर 4 की बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या करना है हमें, फॉर डिजाइनिंग टाइप 2 कॉलम, फॉर डिजाइनिंग टाइप 2 कॉलम। टाइप 2 मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूं, ऐसा आप फेयर मत करिएगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। टाइप 2 मतलब आपके पास एक्शियल लोड और यूनी एक्शियल बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। फॉर डिजाइनिंग टाइप 2 कॉलम हमें क्या क्या चाहिए, हमें यहाँ पर सबसे पहले चाहिए यहाँ पर डी डैश बाय डी, डी डैश बाय डी। ठीक है, दूसरा हमें वैल्यू चाहिए, हमें दूसरी वैल्यू चाहिए हमें एक्स वैल्यू, दूसरी वैल्यू चाहिए हमें एक्स वैल्यू, और तीसरी वैल्यू चाहिए हमें वाई वैल्यू। तीसरी वैल्यू क्या चाहिए हमें, वाई वैल्यू। तो जब भी आप ऐसा कॉलम डिजाइन कर रहे हो जहां पर क्या आ रहा है आपके पास एक्शियल लोड आ ही रहा है, साथ ही साथ क्या आ रहा है आपके पास वहां पर बेंडिंग मोमेंट भी देखने को मिल रहा है जो कि आपके पास मिनिमम से, मतलब ये हमने जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी वाले जो पैरामीटर जो देखा था उसको भी एक्सीड कर दिया है, उस बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं। तो आपको ये तीन चीजें चाहिए, कौन कौन सी, डी डैश बाई डी, एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एक्स वैल्यू वाई वैल्यू डी डैश ये सब तो अपन को पता नहीं है, बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डी डैश की, पहले वाले टर्म की बात करते हैं, किसकी, डी डैश बाय डी की। ठीक है, तो यहां पर क्या है आपके पास, दिस इज योर कॉलम का क्रॉस सेक्शन, दिस इज योर कॉलम का क्रॉस सेक्शन। तो ये हो गया आपके पास, ये क्या आपके पास कॉलम का क्रॉस सेक्शन है। अब बात करते हैं हम यहां पर, अब बात करते हैं हम यहां पर कवर की। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास इफेक्टिव कवर, ये क्या है हमारे पास इफेक्टिव कवर, इसको मैं बोल रहा हूं क्या, इफेक्टिव कवर। क्लियर? इफेक्टिव कवर क्या होता है आपके पास, जो टॉप आपका जो फाइबर है वहां से आपके पास रीइंफोर्समेंट के सीजी तक का आपके पास जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कवर। और इफेक्टिव कवर कितना हो जाएगा आपके पास, इफेक्टिव कवर को ही हम बोलते हैं यहां पर डी डैश। तो डी डैश क्या है आपके पास, डी डैश इज योर इफेक्टिव कवर। और इफेक्टिव कवर क्या होता है आपके पास, इट इज योर क्लियर कवर या नॉमिनल कवर बोल दीजिए, प्लस 5/2। ये कितना हो जाएगा आपके पास, क्लियर कवर या फिर नॉमिनल कवर प्लस 5/2। और मैंने आपको बताया था क्लियर कवर कितना लेने के लिए बोला था आपको, मिनिमम आप 40 mm ले लेना। कॉलम के केस में कितना बोला था मैंने, 40 mm लेने के लिए बोला था। और 5 मतलब आप जो मेन रीइंफोर्समेंट, अगर आप 20 mm की रख रहे हो, 16 mm की रख रहे हो, 25 mm की रख रहे हो, तो डिवाइड बाय आप 2 कर लोगे तो वहां से क्या मिल जाएगा आपको, डी डैश मिल जाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिव कवर जो रहेगा वो क्या होगा आपके पास, डी डैश। तो बेसिकली करोगे क्या, जैसे मान लीजिए आपके कॉलम है 500/500 का, आपके पास कॉलम कितना है आपके पास 500/500 का, मैंने उसमें प्रोवाइड किया 20 mm की रीइंफोर्समेंट, मैंने उसमें प्रोवाइड किया कितना, 20 mm की रीइंफोर्समेंट। तो कैपिटल डी कितना हो गया मेरे पास, कैपिटल डी हो गया मेरे पास 500। और अगर मैं डी डैश की बात किया, डी डैश मतलब इफेक्टिव कवर की बात किया, तो वो कितना हो जाएगा, क्लियर कवर प्लस 5/2। तो क्लियर कवर कितना 40 mm प्लस 5 कितना रख रहा हूं मैं, 20 mm डिवाइड बाई 2 मतलब 40 + 10 कितना हो जाएगा वो, दैट विल बी योर 50 mm।
कितना हो गया डी डैश हमारा इफेक्टिव कवर 50 mm। तो बेसिकली आप करोगे क्या, आप यहाँ पर इसकी वैल्यू आप निकालोगे, डी डैश बाई डी की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, वो डी डैश बाई डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50 डिवाइडेड बाय 500। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0.1। नाउ आपको जाना क्या, आपको जाना है SP16 वाले ग्राफ में। आपके पास जो IS कोड है कौन सा, SP16 वाला आपके पास जो कोड होगा, आप वहां पे जाएंगे तो जो आपके पास जो छोटी सी आपके पास जो कोड होगा उसके अंदर ना आप जैसे जैसे देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे आपके पास कर्व्स होंगे, बहुत सारे क्या होंगे आपके पास कर्व्स होंगे। आपको पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा कर्व लेना है, तो सारे जो कर्व हैं, सारे जो कर्व है किसके बेस्ड पे, जो कर्व्स जो हैं वो डी डैश बाय डी के बेस्ड में कर्व्स बने होंगे। ठीक है, जो आपके पास जो डायग्राम होंगे, इंटरैक्शन डायग्राम जो होंगे वो बहुत सारे डायग्राम होंगे। आपको कौन सा देखना है, आपको वो वाला इंटरैक्शन डायग्राम होगा जिसमें इसका रेशियो कितना होगा आपके पास 0.1, जिसमें इसका रेशियो कितना होगा 0.1। तो आप देखोगे कि डी डैश बाई डी का रेशियो 0.1, 0.2, 0.3 जो भी रहेगा आपके पास, तो आप वो वाला रेशियो कंसिडर करोगे जिसका आपके पास डी डैश बाई डी का रेशियो कितना होगा आपके पास 0.1। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला लिया, ठीक है, ये क्या आपके पास एग्जांपल है, हमेशा 0.1 वाला नहीं ले लेना। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि सपोज ये वाली कंडीशन आ गई कि जिसमें डी डैश बाई डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0.1, तो आप ग्राफ कौन सा ले लोगे, आप 0.1 वाला ग्राफ ले लोगे। तो क्लियर, तो आप पूरे कोड के उस डायग्राम में आ गए हो जिसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, डी डैश बाई डी की आपके पास जितनी वैल्यू मिली है, पर्टिकुलरली उस कोड में आप आ चुके हो, उस डायग्राम को आप देख रहे हो अभी। तो हमें यहाँ पर क्या हो गया, हमें यहाँ पर पहला वाला जो स्टेप था वो हमें क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन आते हैं अपन किस में, एक्स वैल्यू में। तो अब मैं क्या हो गया हूँ, अब मैं आ गया हूँ मैं पर्टिकुलर वो वाले कर्व में जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट थी। इसको मैं बोलूँगा वाई एक्सिस और इसको मैं बोलूँगा एक्स एक्सिस। ठीक है, मैं पर्टिकुलर वो वाले कर्व में आ गया हूँ जिसकी मुझे क्या थी, रिक्वायरमेंट थी। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, बहुत सारे इसके एक डायग्राम के अंदर बहुत सारे क्या होंगे आपके पास, कर्व्स होंगे, बहुत सारे क्या होंगे आपके पास, कर्व्स होंगे। और y वाली जो वैल्यू थी, y वाली वैल्यू में क्या आ रहा था आपके पास, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था PU अपॉन FCK इंटू BD। क्या मिल रहा था यहाँ पर, PU अपॉन FCK इंटू BD। सिमिलरली x में क्या मिल रहा था आपको, MU अपॉन FCK इंटू BD, MU अपॉन FCK इंटू BD। आप करोगे क्या, ये सिंस y एक्सिस में ये वाली वैल्यू आया है तो मैंने क्या बोल दिया, y वैल्यू को क्या बोल दिया मैंने, PU अपॉन FCK BD। सिमिलरली x को क्या बोल दिया मैंने, x को मैंने बोल दिया है MU अपॉन FCK BD स्क्वायर। ठीक है, ये कितना बताया मैंने, MU अपॉन FCK BD स्क्वायर है ना, वो BD नहीं है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, दिस इज FCK BD स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर अपन देखते हैं, तो आपको PU और MU गिवन है क्या, आपको PU और MU ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, ऑलरेडी क्या होगा आपके पास, क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई इतना आपके पास क्या है, मोमेंट आ रहा है और इतना क्या आ रहा है आपके पास, लोड आ रहा है, तो उसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन होगी। तो यहाँ पर बात करते हैं हम, तो अगर मैं बोल रहा हूँ y वैल्यू कितनी है हमारे पास, y वैल्यू है हमारे पास जो y एक्सिस में जो जा रहा है वो कितनी है हमारे पास, PU अपॉन FCK इंटू BD। और अगर मैं x वैल्यू की बात करूँ तो x वैल्यू हमारे पास जो x एक्सिस में जा रहा है वो क्या है हमारे पास, MU अपॉन FCK BD स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप FCK अगर नहीं दिया होगा तो एज्यूम कर लेना, एज्यूमिंग M25 M30 जो आपका मान रहा हो, या फिर अगर आपको गिवन होगा तो जितना है उतना लगा लेना। तो आपको PU आपको पता है, PU आपको गिवन है और क्रॉस सेक्शन भी आपको गिवन है BD। तो यहाँ से आप y वैल्यू आप निकाल लेना। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी आपके पास y वैल्यू की, मान लीजिए आपके पास जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, इसको आप सॉल्व करके आपके पास y वैल्यू जो भी आएगा, सिमिलरली आप x वैल्यू भी निकाल लो क्योंकि आपको यहाँ पर MU की वैल्यू भी गिवन है, BD भी आपको पता है, FCK या तो आपको गिवन हो गया तो आप अज्यूम कर लेना। तो आपको यहाँ से x वैल्यू, y वैल्यू और आपको D डैश बाई D, ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पर मिल गया। ये तीनों चीज़ क्या मिल गया आपको, यहाँ मिल गया। x वैल्यू को PU अपॉन FCK BD मत लिख देना क्योंकि ये वाला किस में जा रहा है आपके पास, y एक्सिस में, और ये वाला किस में आपके पास, x एक्सिस में। अब बेसिकली होता क्या है समझिए, एक और बार देखते हैं ग्राफ को। ठीक है, ये क्या आपके पास
दिस इज वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में क्या है पी यू अपॉन एफ सी के बी डी, और ये क्या आपके पास एक्स एक्सिस, तो ये कितना है आपके पास एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो ग्राफ्स जो आ रहे हैं आपके पास, ये जो ग्राफ्स जो आ रहे हैं, ठीक है, बेसिकली चीज़ें समझना, बेसिकली आपके पास आप क्या करोगे, अब डी डैश बाई डी से आप इस पर्टिकुलर इस ग्राफ में आ गए पूरे कोड के। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि इंडिविजुअल ये वाले जो ग्राफ्स जो हैं, इंडिविजुअल ये वाले जो ग्राफ्स, ये जो कर्व जो हैं, जो कर्व हैं, वो कर्व किस पॉइंट को शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं वो कर्व, तो इंडिविजुअल जो कर्व है ना वो शो कर रहे हैं आपके पास परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, वो क्या शो कर रहे हैं आपके पास, इंडिविजुअल कर्व जो है वो आपके पास परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट अपॉन एफ सी के की वैल्यू शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं वो शो कर रहे हैं आपके पास परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट अपॉन एफ सी के की वैल्यू शो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली वैल्यू, ये वाला जो कर्व है ये शो कर रहा है आपके पास कितनी वैल्यू 0.08, ये शो कर रहा है आपके पास कितना, ये शो कर रहा है आपके पास 0.09, ये शो कर रहा है आपके पास 0.1, ये शो कर रहा है आपके पास 0.11, ऐसे टाइप के। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ ना मैं, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये वाला कर्व कितनी वैल्यू शो कर रहा है आपके पास 0.08 की, ये कितनी शो कर रहा है आपके पास 0.09 की, 0.1, 0.11। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ये वाली वैल्यूज करेक्ट नहीं है। ठीक है, मैं अपने मन से बता रहा हूँ कि हर एक कर्व कुछ वैल्यू डिफाइन कर रहा है, और वो वैल्यू जो है वो वैल्यू किसकी है आपके पास, वो वैल्यू है इस रेशियो की, परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट अपॉन एफ सी के की क्या है आपके पास, जो रेशियो जो आ रहा है उस रेशियो को क्या कर रहा है, उस रेशियो की वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, अब करना क्या है आपको, अब आपको करना क्या है, ये क्या है हमारे पास पी यू अपॉन एफ सी के और एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर की आपने यहाँ पर वैल्यू निकाल ली होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वैल्यू कितनी आई है, ये आपके पास आई है 0.6, ये आपके पास आई है 0.4। फॉर एग्जाम्पल मैं जितने भी डेटा लिख रहा हूँ दोज डेटा आर नॉट रेलेवेंट, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ सारी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल के टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ कि आपके पास y वैल्यू कितनी आई 0.6, x वैल्यू कितनी आई आपके पास 0.4। क्या करेंगे आप, तो ये वाली वैल्यू आपने निकाल लिया, आप इस ग्राफ में आ गए डी डैश बाई डी से, इस पर्टिकुलर ग्राफ में आपने x वैल्यू निकाल लिया और आपने y वैल्यू निकाल लिया। आप क्या करोगे, अब लोकेट करोगे पॉइंट को। मान लीजिए आपके पास 0.6 आपके पास आया यहाँ पर, 0.6 कहाँ पर है आपके पास, यहाँ पर, और आपके पास 0.4 की जो वैल्यू आई है वो का ये यहाँ पर, 0.4 की जो वैल्यू आई है x वैल्यू वो कहाँ पर आई है आपके पास, यहाँ पर। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे कि आप इसको, ये वाली जो वैल्यू है इसको आप आगे बढ़ाएं, सिमिलरली ये वाली जो वैल्यू है इसको आप आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कौन से ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन से आपके पास जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट आया, कौन सा पॉइंट आया है, ये वाला पॉइंट आया है। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर है आपके पास, ये वाला पॉइंट आया। अब आप देखोगे कि वो कौन से कर्व को क्या किया, उसने इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास सेकेंड वाले कर्व को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप कौन सी वैल्यू ले लोगे, वो 0.09 वाली वैल्यू आप ले लोगे। मतलब यहाँ से क्या देखने को मिला कि आपके पास परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट स्मॉल p अपॉन एफ सी के की जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं k। ठीक है, यहाँ से क्या मिलता है हमें k, और आप देख रहे हो कि यहाँ पर k की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें 0.09, मतलब हमें परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट अपॉन एफ सी के की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 0.09 वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ से अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ, मैं क्या बोल रहा हूँ, रीइंफोर्समेंट निकालने के लिए बात कर रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट निकालने की बात कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट आप कैसे निकालोगे, टाइप 2 वाले कॉलम के लिए, मतलब लोडिंग कैसे आ रही है उसमें, दोनों बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा है और एक्चुअल लोड भी आ रहा है। तो आपको ये पता है कि परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट अपॉन एफ सी के कितना होता है आपके पास, के वैल्यू होती है। तो मतलब परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट कितना हो जाएगा, के इंटू एफ सी के। के की वैल्यू मैंने आपको बताया कैसे निकालना है, 0.09, जैसे इस केस में हमने एग्जाम्पल लेके देखा, उस केस से आप के की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात करूं तो कितना है, के इंटू एफ सी के। एफ सी के आपको गिवन होगा M30, M25, M20, या फिर आप अज्यूम कर लेना, के की वैल्यू आपने निकाल लिया है। अच्छा, परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट कितना होता है, AS अपॉन
बी इंटू डी इंटू 100, यही होता है आपके पास परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला। जितना आपने एरिया किया है डिवाइड बाय ग्रॉस एरिया इंटू 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वो के इंटू एफ सी के। तो यहाँ से आप एरिया ऑफ स्टील निकाल लीजिए, कितना आया वो के इंटू एफ सी के इंटू बी इंटू डी अपॉन क्या आ जाएगा वो 100। ए एस कितना आ जाएगा के इंटू एफ सी के इंटू बी इंटू डी अपॉन 100। तो ये क्या आपके पास दिस विल बी योर एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, यहाँ से आपको देखने को मिल गया कि आपके पास जो एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट आप कितना प्रोवाइड करेंगे इस कॉलम के लिए। ऐसे टाइप के कॉलम यहाँ पर आपके पास एक्सियल लोड भी आ रहा है और क्या आ रहा है आपके पास, आपको देखने को मिल रहा है बेंडिंग मोमेंट, जिसकी वैल्यू आपके पास मिनिमम एसेंट्रिसिटी से ज़्यादा आपके पास वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आपके पास आ रहा है। तो उस वाले कॉलम के लिए आप क्या करेंगे, वहाँ से आप एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट निकालेंगे इस वाले ग्राफ से। कौन सा ग्राफ है ये, इंटरैक्शन कर्व जो है कॉलम का, वहाँ से आप ये दोनों वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू आप निकाल के देखेंगे कौन से कर्व से वो क्या कर रहे हैं, जो कोइंसाइड कर रहा है वाला पॉइंट इंटरसेक्शन का, वहाँ से आप वाली वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आपके पास के वैल्यू। और आपको पता है कि इंडिविजुअल ये जो कर्व हैं ये किसका रेशियो को बता रहे हैं, परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट अपॉन एफसीके के रेशियो को डिफाइन कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो हमें ये पता चल गया कि परसेंटेज अपॉन एफसीके की वैल्यू क्या है हमारे पास के। अब ये वाली के पॉइंट हमने देख लिया कौन से कर्व से आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेकंड वाले कर्व से आ रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.09। तो हम क्या करेंगे, के की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 0.09, एफसीके हमें गिवन होगा। परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होता है, ये तो मैं मॉड्यूल नंबर 2 से देखते आ रहे हैं, पीटी हम वहाँ पे भी निकाले जा रहे हैं, शेयर में भी देखा था टाउसी की वैल्यू किस में डिपेंड करती थी, टाउसी की वैल्यू डिपेंड करती थी परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट और एफसीके। तो वहाँ से भी हमने देखा था, तो परसेंटेज ऑफ पी से हम काफ़ी ज़्यादा वाकिफ है पहले से। ठीक है, तो यहाँ से पी की बात करूँगा तो क्या फॉर्मूला होता है, ए एस अपॉन बी डी इंटू 100। तो अगर मैं एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट अगर मैं बोलूँ तो कितना हो जाएगा, के इंटू एफ सी के इंटू बी डी अपॉन 100। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। तो एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट आपके पास आ गया। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ सॉल्व किया, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट आपको यहाँ से देखने को मिला 1600 mm स्क्वायर। कितना मिला यहाँ पर 1600 mm स्क्वायर। तो इतना तो आपको मिनिमम रीइंफोर्समेंट आपको डालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर देंगे हम, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, यहाँ पर हम कर लेंगे। तो समझ में आया, सिग्निफिकेंस समझ में आया इंटरेक्शन कर्व का, वो तो मैंने मीनिंग बताया था इसके पहले, मीनिंग बताया था कि इंटरेक्शन कर्व है क्या, बता क्या रहा है वो, लेकिन अगर उसका सिग्निफिकेंस डिजाइनिंग में क्या होता है वो समझ में आया। हमें एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट निकालना है उस कर्व के हेल्प से, उस कर्व के हेल्प से हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट हम निकाल लेंगे उस कर्व के हेल्प से। तो आपके पास अब क्या हो गया, अब यहां पर नंबर ऑफ बार्स निकाल लेना। स्टेप नंबर कौन सा है, 4, 5, 6 जो भी होगा। ठीक है, तो यहां से आपको AST रिक्वायर्ड समझ में आ गया, AS रिक्वायर्ड आपको समझ में आ गया। तो यहां पर क्या करना, नंबर ऑफ बार्स अगर आपको निकालना हो, नंबर ऑफ बार्स, तो वो तो आपको पता है कि n क्या होगा आपके पास, जितना आपके पास AS है डिवाइडेड बाय क्या कर लोगे π/4 इंटू जितना आपने वो किए हो। मान लो 20 mm का बार है तो 20 mm पुट कर देना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बार्स आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे, बट आप क्या करना, हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा प्रोवाइड कर देना। मान लो वहाँ पर 6 पॉइंट समथिंग आया तो वहाँ पर 8 प्रोवाइड कर देना। ठीक है, तो और उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से आप निकालोगे AS प्रोवाइडेड। आप क्या करोगे, यहाँ पर AS प्रोवाइडेड निकालोगे और वो आपके पास AS रिक्वायर्ड से क्या होना चाहिए, आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास n आ गया कितना 8, फॉर एग्जाम्पल कितना आ गया आपके पास n 8 आ गया। ध्यान रखना ये कोडल अगर मान लीजिए आपके पास n की वैल्यू आपके पास 4 से कम हो गई या फिर 6 से कम हो गई, तो हमारे पास IS कोडल प्रोविजन होता है कि आप मिनिमम 4 या 6 बार्स आपको प्रोवाइड करना है डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को आप याद करके यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, वरना गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा AS क्या प्रोवाइडेड जितना होना चाहिए, वो जो वैल्यू आई है उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट की। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर मैं टाई बार्स की बात करूँ, ठीक है, टाई रीइंफोर्समेंट की बात करूँ, तो अगर मैं डायमीटर की बात कर रहा हूँ तो कितना होना चाहिए आपके पास, जितना आपने मेन जितना आपने लगाया है ये वाली जितनी बार है डिवाइड बाय 4 या फिर 6 mm से जो भी आपके पास बड़ा है उससे क्या होना चाहिए, ये ज़्यादा ही होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लेस देन
5 mm/4 या फिर 6 mm, ये आपको पता है डायमीटर की टाई बार्स का। सिमिलरली अगर मैं स्पेसिंग का बात किया तो स्पेसिंग ऑफ टाई बार्स, सिमिलरली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्पेसिंग ऑफ टाई बार्स की बात कर रहा हूँ, तो वो कितना होता है आपके पास, स्टेप नंबर 8 की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेसिंग। तो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन LLD या फिर 16 5 in या फिर 300 mm। ये सब क्या था, कोडल प्रोविजन था, ठीक है, ये सब क्या था आपके पास, कोडल प्रोविजन था। ठीक है, ये सब क्या था आपके पास, कोडल प्रोविजन था। तो ये सब समझ में आपको, मेन में आपको बताना था इंटरैक्शन कर्व से हम क्या निकालते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट। एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट आप यहाँ से निकाल लोगे, बाकी तो सारी चीजें आप पहले से भी देखते हुए आए हो, तो कोई बात नहीं है। अगर मैं टाइप नंबर 1 की बात कर रहा था तो वहां पर एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट कैसे निकालते थे, नॉर्मल आपके पास जो PU का जो फॉर्मूला होता था वहां से हम क्या करते थे, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट हम वहां से निकाल लेते थे। लेकिन इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट और एक्शियल लोड दोनों के इफेक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 8 बार्स आए हैं, ठीक है, अगर आप डिटेलिंग कर रहे हैं, अगर आप डिटेलिंग कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट आप डिटेलिंग कर रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शन है, तो ये 8 बार्स जो आपके पास आया है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो इसको आप लगाओगे कैसे, आप इसको कैसे लगाओगे, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे पुट किए तो देखिए बेसिकली होगा क्या, आपके पास एक कॉलम है, अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, मतलब ये कॉलम है, ये कॉलम कैसे रोटेट कर रहा है, ये इस वे से रोटेट कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस मतलब ये वाला एक्सिस है ना, ये वाला एक्सिस है, और ये वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा, मतलब आपका जो कॉलम है वो अंदर जा रहा है, मतलब बोर्ड के अंदर जा रहा है, समझ रहे हो, ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है। तो वो वाला आपके पास उस बेंडिंग को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप और बॉटम में हमें क्या करना है, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर वो आपके पास बेंडिंग कैसे आ रही है, अबाउट एक्स एक्सिस आ रही है, अबाउट वाई एक्सिस अगर आएगी तो आपके पास कॉलम जो होगा वो कैसे मूव करेगा, आपके पास अबाउट ये वाई एक्सिस है, तो वाई के एक्सिस कैसे मूव करेगा, वो बेंडिंग कैसे आएगा, वो इस वे में आएगा। तो अगर हमें अबाउट वाई एक्सिस, अगर हमें अबाउट वाई एक्सिस हमें क्या करना है, वहाँ पर बेंडिंग को रोकना है, तो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, कुछ इस वे से हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो 8 बार्स को हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप 3 बार्स यहाँ 1 आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपके पास लेफ्ट फेस और राइट फेस में आपके पास ज़्यादा कॉलम रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर बाई एक्चुअल अगर आपके पास बेंडिंग मोमेंट आया तो आप सिमेट्रिकल कॉलम रीइंफोर्समेंट आप दे दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस कैसे आ रहा है, कॉलम आपके पास ऐसे रोटेट हो रहा है, मतलब ये एक्स एक्सिस है ना, तो कॉलम आपके पास इस वे से रोटेट हो रहा है। अगर आपके पास वाई एक्सिस के अबाउट हो रहा है तो कॉलम कैसे रोटेट होगा, इस वे से रोटेट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये चीज। तो रीइंफोर्समेंट जहां से रोटेशन हो रहा है वहां पर आप रीइंफोर्समेंट क्या करिए, ज्यादा प्रोवाइड करिए, ठीक है। तो इस वे से क्या करेंगे आप, इंटरैक्शन कर्व का जो यूज है वो इस वे से यूज करेंगे, आप के की वैल्यू निकालेंगे इंटरैक्शन कर्व से, और वहां से अल्टीमेटली आप क्या निकालेंगे, के की वैल्यू निकालने के बाद अब वहां से निकालेंगे रीइंफोर्समेंट का एरिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर एक ईएस में आज की जो टॉपिक हम पढ़े थे उसमें ईएस में 2009 में आपके पास एक क्वेश्चन आया था, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है आज के इस टॉपिक से। क्वेश्चन आप इत्मीनान से देखिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना, स्किप नहीं करना, आराम से चीज़ें देख के समझना मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है। इसमें बोला है ए आरसी कॉलम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ईएस का क्वेश्चन है, ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन कितना बताएं यहाँ पर, 400 इंटू 400 mm स्क्वायर, ठीक है, 400 इंटू 400 mm स्क्वायर हैज़ इट्स कॉलम लोड मोमेंट इंटरैक्शन कर्व, लोड मोमेंट इंटरैक्शन कर्व as shown below,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कॉलम है, उसका लोड और जो मोमेंट जो इंटरेक्शन कर्व है वो आपको यहाँ पर ऐसे शो कर रहा है, ठीक है। तो वो कैसा शो कर रहा है आपके पास, वो आपको शो कर रहा है कुछ इस वे से, ठीक है। इंटरेक्शन कर्व कैसे शो किया आपको, कुछ इस वे से शो किया है, और आपको यहाँ पर बता रहे हैं इसकी वैल्यूज देके रखा है। ये क्या आपके पास, दिस इज योर MU अपॉन FCK BD स्क्वायर, क्वेश्चन है ना ये, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अभी इसको। और ये क्या आपके पास PU अपॉन FCK इंटू BD, ठीक है। कैपिटल D है, ये कैपिटल D है। चलो ठीक है, स्मॉल d ले लिया, स्मॉल d यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर वैल्यूज शो किया, ये कितना हमारे पास, दिस इज योर 0, ठीक है। यहाँ पर कुछ आ रहा है 0.1, ये है आपके पास 0.2, और यहाँ पर ये जो पॉइंट आ रहा है दैट इज योर 0.3। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है ये आपको बताया 0.2 एंड दिस इज योर 0.8, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे टाइप का आपको कर्व यहाँ पर दे के रखा है, और आपको यहाँ पर बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम यूनिएक्सियल एसेंट्रिसिटी at which PU equals to 640 kilonewton can be applied safely, ठीक है। आई होप आपने इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया होगा, आप इत्मीनान से समझे होंगे क्या बोल रहा है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया गया है, ए आपके पास है 300 mm, बी आपके पास है 400 mm, सी आपके पास है 600 mm और डी आपके पास है 800 mm, ठीक है। चलिए ईएस का क्वेश्चन था, इसलिए मैं चाह रहा था कि आप आराम से पहले क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होगा ईएस में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। क्योंकि मेनली मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेनली मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे जो ये वीडियो सीरीज देख रहे होंगे वो अभी कॉलेज में होंगे, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप चीज़ें समझिए कि ईएस में गेट में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी मैं कहीं कहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने इंटरेक्शन कब पढ़ा, तो हमारे पास PU अपॉन FCK BD और MU अपॉन FCK BD स्क्वायर का हमारे पास इंटरेक्शन था। यहाँ पर आपके पास बात कौन से पॉइंट की कर रहा है, ये 2 पॉइंट की कर रहा है, ठीक है। ये वाले 2 पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। अब आपको बोला है कि आपके पास जो आपके क्रॉस सेक्शन है वो कितना है आपके पास 400 बाय 400 का, और आपको बताया है, बोला गया व्हाट इज द मैक्सिमम यूनिएक्सियल एसेंट्रिसिटी एट विच PU इक्वल्स टू 640 किलो न्यूटन कैन बी अप्लाइड सेफली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास सॉल्यूशन की, कैसे निकालेंगे हम इसको, अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए आपको यहाँ पर डेप्थ गिवन है, ठीक है। आपको यहाँ पर डेप्थ गिवन है, कितनी, स्मॉल डी ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में भी स्मॉल डी दिया है, कितना है ये 400 mm, और कुछ गिवन है क्या आपको, यहाँ पर PU गिवन है, PU कितना है आपके पास 640 किलो न्यूटन, PU कितना है आपके पास 640 किलो न्यूटन, और क्या गिवन है, ठीक है, और कुछ नहीं गिवन है, बस ये 2 चीज़ गिवन है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ एक्स वाई वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैं सबसे पहले क्या निकाल ले रहा हूँ, सबसे पहले मैं निकाल ले रहा हूँ वाई वैल्यू, और वाई वैल्यू कितनी है हमारे पास, वाई वैल्यू है हमारे पास 0.2, कितनी है वो, दैट इज योर 0.2, मतलब आपके पास वाई वैल्यू आपको गिवन है 0.2, मतलब PU अपॉन FCK इंटू BD कितना है आपके पास, ये आपके पास गिवन है 0.2, ठीक है, 0.2 आपके पास गिवन है। अगर मैं x वैल्यू की बात करूं, मुझे निकालना है x वैल्यू, तो x वैल्यू कितना गिवन है मुझे, x वैल्यू मुझे यहाँ से गिवन है कितनी 0.3, क्योंकि देखिए ये वाले कर्व की बात कर रहा है, ये वाले पॉइंट की बात कर रहा है, दिस इज योर k पॉइंट, दिस पॉइंट इज योर k पॉइंट। तो ये क्या आपके पास x वैल्यू है और ये क्या आपके पास y वैल्यू है। तो x वैल्यू कितना गिवन है आपको 0.3 गिवन है, 0.3 गिवन है। x वैल्यू कितनी होती है आपके पास, MU अपॉन FCK इंटू BD स्क्वायर कितना है आपके पास 0.3 गिवन है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे MU बताइए आप, तो MU कितना हो जाएगा आपके पास, MU हो जाएगा 0.3 इंटू FCK इंटू B इंटू डी स्क्वायर, 0.3 इंटू FCK इंटू BD स्क्वायर। मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से बेंडिंग मोमेंट, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। बट मुझे यहाँ पर FCK वगैरह गिवन है क्या, ना ही मुझे FCK गिवन है, ना ही मुझे B गिवन है, डी स्क्वायर मुझे गिवन है, डी मुझे गिवन है, दैट इज योर 400 mm। तो मैं यहाँ पर FCK और B की जो वैल्यू है वो कैसे निकालूंगा,
मैं ये वाले पॉइंट से निकाल लूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे पी यू पता है। पी यू कितना है हमारे पास, पी यू हमें 640 किलो न्यूटन गिवन है, तो वहाँ से मैं एफ सी के इंटू बी इंटू डी में निकाल लूँगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से निकाला, ठीक है, अगर मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ एफ सी के इंटू बी इंटू डी, एफ सी के इंटू बी इंटू डी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो वो कितना हो जाएगा, पी यू अपॉन कितना हो जाएगा वो 0.2। ठीक है, कितना हो जाएगा वो 0.2। तो यहाँ पर मैं ये कितना है हमारे पास, डी स्क्वायर की जगह मैं डी इंटू डी लिख रहा हूँ, और ये वाली एफ सी के इंटू बी इंटू डी की वैल्यू मैं कितनी पुट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 0.3 इंटू पी यू अपॉन 0.2 इंटू डी। किलो न्यूटन मीटर में अगर मैं रखूँ, ठीक है, किस में रख रहा हूँ मैं, किलो न्यूटन और मीटर में, तो कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 640 अपॉन 0.2 इंटू 400 mm को मैं कितना रख रहा हूँ मैं, 0.4 मीटर में, 400 mm को मैं कितना रख रहा हूँ, 0.4 मीटर में। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करिए, कितना आ रहा है आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा इंटू 2, तो 0.3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 640, कितना आ रहा है ये आपके पास आ रहा है 384 किलो न्यूटन। एम यू की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, एम यू की वैल्यू आपके पास आ रही है कितनी, 384 किलो न्यूटन। और बेसिकली एम यू है क्या, यूनी एक्शियल के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, बेसिकली हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूनी एक्शियल बेंडिंग मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास लोड आपके पास सी जी में लगना चाहिए था, सी जी में लगना चाहिए था, बट वो सी जी में नहीं लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है वो, मान लीजिए वो यहाँ कहीं पर लग रहा है लोड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर एसेंट्रिसिटी, यूनी एक्शियल की बात कर रहे हैं। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला लोड आपके पास यहाँ पर लग जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एसेंट्रिसिटी हो जाएगा। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं एसेंट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ कि मुझे पूछ रहा है कि ये ई की वैल्यू बताइए। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसा भी बता सकते हो कि यहाँ पर आपके पास क्या लग रहा है, यहाँ पर लोड लग रहा है आपके पास, तो यहाँ पर लोड लग रहा है, तो ये जो है ये एसेंट्रिसिटी, इसकी वैल्यू बताइए। तो जो लोड लग रहा है वो ट्रांसफर होकर सीजी से जाएगा, तो एम यू की जो वैल्यू होगी, एम यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, पी यू इंटू ई के बराबर हो जाएगी। मोमेंट क्या होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितने पे लग रहा है वो, ई के डिस्टेंस पे लग रहा है, एसेंट्रिसिटी पे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये ई एम यू की वैल्यू कितनी है, 384 किलो न्यूटन मीटर है, 384 किलो न्यूटन मीटर है, इक्वल्स टू पी यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 640 किलो न्यूटन है, इंटू ई, सब किलो न्यूटन मीटर में रखा है मैंने, तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 384 अपॉन 640 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करिए, 384 अपॉन 640 करिए, तो कितना आ रहा है हमारे पास, दिस इज योर 0.6 मीटर। 0.6 मीटर मतलब ये कितना हो जाएगा हमारे पास 600 mm। ठीक है, मतलब यहाँ से आपके पास जो ई की जो वैल्यू आई है, वो ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ई की वैल्यू आ गई हमारे पास 600 mm। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पर आपको बोला है मैक्सिमम यूनी एक्शियल एसेंट्रिसिटी, आप यहाँ पर ई मिनिमम मत निकाल लेना, ये एसेंट्रिसिटी बोला है तो वो ई मिनिमम अलग है। यहाँ पर आपको बोला है मैक्सिमम यूनी एक्शियल एसेंट्रिसिटी। देखिए इंटरैक्शन कर्व कब बनता है, जब आपके पास एम यू की वैल्यू एम यू मिनिमम से ज़्यादा हो, मतलब वहाँ पर मिनिमम जो एसेंट्रिसिटी होता है उससे भी ज़्यादा आपके पास क्या हो गया, एसेंट्रिसिटी वहाँ पर आ गई, उससे भी ज़्यादा क्या हो गया आपके पास, एसेंट्रिसिटी आ गई। मतलब मान के चलिए आपके पास अगर ये छोटी सी वैल्यू अगर होती, ई मिनिमम की वैल्यू सिर्फ यहीं तक ही वैलिड होती, बट हमारे पास ई क्या हो गया, हमारे पास ज़्यादा आ गया ई मिनिमम से, तो उस केस में कैसे निकालेंगे हम बेंडिंग मोमेंट वगैरह, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट, सारी चीज़ें हम कैसे निकालेंगे, इंटरैक्शन कर्व से। तो अगर इंटरैक्शन कर्व की बात कर ही रहे हैं तो मतलब यहाँ पर जो एसेंट्रिसिटी है वो क्रॉस कर गया है किससे, ई मिनिमम की वैल्यू से वो क्या कर गया है, क्रॉस कर गया है। तो वो जो एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो पूछा है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, लोड आपका जो लग रहा है मल्टीप्लाई बाय जितना आपके पास एसेंट्रिसिटी आ रहा है। तो हम पहले यहाँ पर एम यू निकालेंगे, एम यू का फॉर्मूला क्या कैसे निकालेंगे, एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर क्या होता है आपके पास, एक्स वैल्यू आपको गिवन है। सिमिलरली पी यू अपॉन एफ सी के बी डी आपको वाई वैल्यू होता है, वाई वैल्यू भी गिवन है, एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू गिवन है। ये दोनों के रेस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, आप यहाँ से आप एम यू की वैल्यू निकालेंगे। तो एम यू की वैल्यू हमने निकाला कितनी आई, 384, और यहाँ से एम यू कितना होता है आपके पास, लोड इंटू एसेंट्रिसिटी,
एसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा आपके पास mu/pu, मीटर में मैंने रखा था, आप चाहो तो उसको किलो न्यूटन को न्यूटन और mm में रख के भी आप निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 600 mm आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ बड़ा वैलिड बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। ये कहाँ पर है आपके पास ES में आपको यहाँ पर देखने को मिला ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको आज की जो टॉपिक थी जिसमें हमने यूनी एक्सियल, हमने बेंडिंग मोमेंट के इफेक्ट को हमने कंसिडर किया था, वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे जब आपके पास एक्सियल लोड तो लग ही रहा है, साथ ही साथ क्या आ रहा है आपके पास बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर आपके पास जो इंटरैक्शन कर्व वगैरह की जो बात करेंगे वहाँ पर कुछ अलग टाइप से वहाँ पर देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।